हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड पूरे स्टेजेस के बारे में समझेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्रोसीजर है हम ये 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम प्री ट्रायल स्टेज को समझेंगे। इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम ट्रायल और पोस्ट ट्रायल स्टेजेस को समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए, कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जो होता है उसे हम 4 स्टेजेस में तोड़ सकते हैं। पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इंक्वायरी, तीसरा है ट्रायल एंड चौथा है जजमेंट। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन क्राइम से रिलेटेड किसी भी पुलिस अथॉरिटी के पास पहुंचती है, वो सबसे पहले एक्टिव होते हैं और वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में पुलिस अथॉरिटीज़ एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एविडेंसेस। यहीं पे वो विटनेसेस या सस्पेक्टेड पर्सन्स जो भी हैं उन सभी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी यहीं बनाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सस्पेक्टेड पर्सन्स के अगेंस्ट वो चार्जशीट फाइल करते हैं और उस चार्जशीट को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेज आता है इंक्वायरी का। उस मजिस्ट्रेट के पास जब चार्जशीट पहुँचती है तो वो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में प्रोसीड ट्रायल के टुवर्ड्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज़ नो नीड टू प्रोसीड फॉर ट्रायल, द मजिस्ट्रेट विल आउटराइटली डिसमिस द प्रोसीडिंग और डिसमिस द केस। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ट्रायल ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर फॉर ट्रायल और ट्रायल के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। ट्रायल के स्टेज में दोनों पार्टीज दैट इज प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड अपने अपने एविडेंसेस लेके आते हैं और इसी स्टेज में एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। जब री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हो जाता है और फाइनल हियरिंग हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट जो हैं अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन देते हैं जिसे हम जजमेंट कहते हैं और ट्रायल का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। जजमेंट के बाद जितना भी टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल जजमेंट के बाद यदि अपील हो रही है, राइट, रिवीजन पे जा रहे हैं अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन, तो ये सारी स्टेजेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रायल। तो आज के इस वीडियो में हम ये इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल शुरू होने के पहले तक क्या क्या होता है एक केस में, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, 2 टाइप के केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। या फिर ऐसा समझिए कि ऑफेंसेस जब भी होते हैं वो या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। अकॉर्डिंग टू BNSS, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वो थोड़ा सीरियस नेचर का होगा और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वो लेस सीरियस नेचर का होगा, जिसमें पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें वारंट लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से इन ऑर्डर टू अरेस्ट द पर्सन। हाउएवर, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं, तो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटी जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, विदाउट वारंट अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केस में। इसके अलावा जल्दी से हम समझ लेते हैं कि समन्स केस क्या होते हैं और वारंट्स केस क्या होते हैं। देखिए, समन्स केस वो केसेस होते हैं जो वारंट केस नहीं है, एंड वारंट केस क्या होते हैं, एंड वारंट केसेस क्या होते हैं। वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट 2 इयर्स तक है या 2 साल की है, राइट, तो वहाँ पे उस केस को हम समन केस बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी अदर केस इज वारंट केस, जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल की कोई भी सज़ा, जो 2 साल से ज़्यादा कोई भी सज़ा मिल रही है, वो सभी चीज़ें वारंट केस में कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी ऑफेंस जब होता है, कोई भी क्राइम कहीं हुआ है, तो पहला स्टेज क्या होता है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उसे हम बोलते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस ऑन सो एंड सो डेट।
दैट इज इस पर्टिकुलर डेट पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, कोई क्राइम हुआ। अब वो क्राइम कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है। अगर क्राइम कॉग्निजेबल नेचर का है तो पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वहाँ पे वो एफआईआर लॉन्च करें। यहाँ पे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, और एफआईआर के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो भी मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुलिस फिर फर्दर प्रोसीड करती है। अब एफआईआर में ही एक और कॉन्सेप्ट होता है ज़ीरो एफआईआर का। ये क्या होता है? देखिए, ज़ीरो एफआईआर कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स ज़ीरो एफआईआर डेवलप हुआ है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी विक्टिम के अगेंस्ट ऑफेंस किसी और जगह हुआ है और विक्टिम किसी और जगह है, फॉर एग्जांपल डिफेमेशन ले लीजिए। डिफेमेशन अगर आपका दिल्ली में हुआ है और आप उस समय केरला में हैं, तो आपको अगर एफआईआर लॉन्च करानी है या फिर आपको कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में करनी है, तो आप वेट करेंगे कि आप दिल्ली जाएं फिर ऑफेंस लॉन्च कराएं या एफआईआर लॉन्च कराएं? जी नहीं। तो जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान कहीं भी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकता है या कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है या एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। इसे कहते हैं हम ज़ीरो एफआईआर। अब ये मुकेश वर्सेस एनसीटी के केस में ज़ीरो एफआईआर प्रोपाउंड किया गया था। ये निर्भया केस ही है। इस पर्टिकुलर केस के बाद ज़ीरो एफआईआर बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया। लेटर ऑन अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सदन के केस में ज़ीरो एफआईआर के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा कंक्रीटाइज किया गया। तो एफआईआर के स्टेज में पुलिस के पास बेसिकली इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपना अरेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़, जिस भी इंसान के अगेंस्ट वो एफआईआर लॉन्च की गई है, जो भी अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है, उस पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट करेंगे। अब क्या, जैसे हम नॉर्मली टीवी वगैरह में देखते हैं कि अरेस्ट करने के लिए हैंडकफ इस्तेमाल करना है क्या? तो ऐसा नहीं है। हर केस में पुलिस अथॉरिटीज़ हैंडकफ्स इस्तेमाल नहीं करेंगी, हथकड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन बीएनएसएस के सेक्शन 43 क्लॉज 3 में जब हम देखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस में हैंडकफ इस्तेमाल करना अलाउ किया गया है। फॉर एग्जांपल, वाइट कॉलर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या फिर कोई ऑफेंडर है जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है। ये ऐसे कुछ ऑफेंसेस के अगेंस्ट हैंडकफ्स का इस्तेमाल पुलिस अथॉरिटीज़ कर सकती हैं। हाउएवर, ये एक जनरल प्रैक्टिस नहीं होगी। अब पुलिस अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज़, अक्यूज से पूछताछ करना, विटनेसेस से पूछताछ करना, जो भी रिलेवेंट पर्सन इंक्लूडेड होगा उस पर्टिकुलर क्राइम में, उससे जो भी पूछताछ की जाएगी और जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, इस पूरे प्रोसीजर को हम इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं। और जो भी एविडेंसेस मिलेंगे उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर समन केस है, राइट, हमने अभी समझा समन केस का क्या मतलब है। तो अगर ऑफेंस जो है वो समन केस में फॉल कर रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में हो जानी चाहिए, अनलेस इज अदरवाइज प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड बाय द मजिस्ट्रेट। आपको 6 महीने से अगर एक्सीड करना है तो आपको मजिस्ट्रेट को स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे। कोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ होंगी, जो पुलिस होगी, उसे मजिस्ट्रेट को स्पेसिफाई करना होगा कि दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज एंड फॉर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हमें 6 मंथ से एक्सीड करना पड़ रहा है। ओके, अब ऐसे में तो 6 मंथ से एक्सीड कर रहे हैं तो ऐसे में तो अक्यूज जो होगा उसके खिलाफ इनजस्टिस हो सकता है, राइट। या फिर जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी ने किया है उस पर अगर कोई अक्यूज है तो उसको क्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए पुलिस अपने पास कस्टडी में रख सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक कंसेप्ट आता है इंटरिम बेल या डिफॉल्ट बेल का, जिसमें जब चार्जशीट अगर फाइल करनी है पुलिस को, देखिए
इन्वेस्टिगेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? एविडेंसेस कलेक्ट करके, चार्जशीट फाइल करके एक स्ट्रॉन्ग केस बना के देना मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके हिसाब से मजिस्ट्रेट विल प्रोसीड टुवर्ड्स ट्रायल। अब इसके लिए अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है। अगर ऑफेंस ऐसा हुआ है जिसमें पनिशमेंट जो है वो 10 साल से कम की दी जाएगी, राइट, पनिशमेंट तो स्पेसिफाइड है। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम की होगी तो वहाँ पे पुलिस को 60 डेज में चार्जशीट फाइल करनी है, और इन 60 डेज में मैक्सिमम 40 डेज की कस्टडी ली जा सकती है। कस्टडी किसकी? अक्यूज्ड की कस्टडी, राइट। ऑन दी अदर केस, अगर ऑफेंस का पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, राइट, अगर ऑफेंस का पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ पे जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको 90 डेज में अपना चार्जशीट सबमिट करना है, और इन 90 डेज में मैक्सिमम 60 डेज की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है ऑफ दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड। तो ये टेक्निकलिटीज़ इसलिए रखी गई हैं सो दैट जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, अनलिमिटेड पीरियड की पुलिस कस्टडी अलाउ ना की जाए। इसे हम कहते हैं इंटरिम बेल या डिफ़ॉल्ट बेल। दैट इज़, जैसे ही ये 60 डेज कंप्लीट हुए या जैसे ही ये 90 डेज कंप्लीट हुए, यहाँ पे बेल जो होगा वो अक्यूज्ड का राइट बन जाएगा, वहाँ पे कोई डिस्क्रिशन नहीं आएगा। अगर पुलिस अथॉरिटीज़ बोल रही हैं कि हमें और टाइम चाहिए तो किसी के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर अक्यूज्ड को और ज़्यादा पुलिस कस्टडी पे रख लें। हाउएवर, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस हैं जो बहुत सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, लाइक टेररिज्म, ऐसे टाइप के क्राइम होंगे, तभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा और पुलिस कस्टडी, अदरवाइज दिस इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी एट ऑल। ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा ये 60 डेज़ और 90 डेज़ में चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट जो फाइल होती है वो सेक्शन 193 ऑफ BNSS में फाइल होती है। अब देखिए, ये चार्जशीट जो फाइल होगी वो 90 डेज़ में इन अ कॉग्निजेबल केस फाइल होगी, या फिर जिन भी ऑफेंसेस में 10 साल से ज़्यादा के पनिशमेंट है वहाँ पे 90 डेज़ में चार्जशीट फाइल हो जाएगी। अब इन 90 डेज़ में क्या चार्जशीट फाइल करना, अगर नहीं कर पाती हैं अथॉरिटीज़ तो क्या पुलिस कस्टडी और डिमांड करेंगी वो अक्यूज्ड की? जी नहीं, यहाँ पे फर्दर 90 डेज़ दिए जा सकते हैं बाय द मजिस्ट्रेट, और उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस की टुवर्ड्स एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो यहाँ तक जब तक चार्जशीट फाइल होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्री ट्रायल। तो यहाँ पे हमने समझ लिया प्री ट्रायल के स्टेजेस पूरा। अब इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम ट्रायल से प्रोसीड करेंगे। तो आई होप प्री ट्रायल से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो सारे क्लियर होंगे, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, डू पोस्ट इट इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।